दोस्तों, कहते हैं कि जब लालच इंसान के दिल में जगह बना लेता है तो वह अपने ही खून से धोखा करने से भी नहीं डरता। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक बड़ा भाई संपत्ति के लिए अपने छोटे भाई को धोखा देता है और कैसे एक छोटी सी चिड़िया सच और रिश्तों का असली मतलब समझाती है। बरसों पुरानी बात है। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा किसान परिवार रहता था। गांव की गलियां संकरी थी, लेकिन वहां की मिट्टी में अपनापन और रिश्तों की मिठास घुली हुई थी। हर घर में चूल्हे की आंच जलती रहती और बैलों की घंटियां खेतों से आती हुई सुनाई देती। इसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल का जीवन सादा था, पर दिल बड़ा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के किस्से गांव में मशहूर थे। उसकी पत्नी भी गांव की औरतों में एक मिसाल थी। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी का हर दिन खेतों, पशुओं और बच्चों की परवरिश में गुजारा। उनके 2 बेटे थे। मोहन गंभीर स्वभाव का, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा घमंडी। उसे लगता था कि बड़ा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसी पर है और जो कुछ भी है, उसका सबसे बड़ा हकदार वही है। सोहन सरल, भोला और दिल से साफ। वह हमेशा बड़े भाई का सम्मान करता और हर बात में उसे आगे रखता। बचपन में दोनों भाई साथ खेलते थे। कभी आम के बाग में गुलेल चलाते, कभी पोखर पर मछलियां पकड़ते। माँ जब दोनों को एक साथ रोटी खिलाती तो वह कहती, याद रखना बेटा, भाईचारा ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर यह खो दिया तो चाहे कितनी भी जमीन और सोना हो, सब व्यर्थ है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे भाई बड़े हुए, हालात बदलने लगे। रामलाल ने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर थोड़ी सी जमीन बनाई थी, लगभग 8 बीघा खेत, एक छोटा सा घर और कुछ मवेशी। गांव में यह किसी खजाने से कम नहीं था। मोहन अक्सर खेतों पर जाते हुए सोचता, ये सब तो मेरे दम पर चलता है। छोटा तो बस पीछे पीछे घूमता है। हक तो सबसे ज्यादा मेरा ही बनता है। वहीं सोहन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह तो सोचता, बाबूजी और अम्मा की जमीन है, हमें मिलकर इसे संभालना चाहिए। बड़ा भाई जैसा कहेगा वैसा ही करूंगा। लेकिन इंसानी सोच कब बदल जाती है, यह किसी को पता नहीं चलता। समय की चाल बड़ी कठोर होती है। कुछ ही सालों में रामलाल और सावित्री दोनों चल बसे। उनके जाने के बाद घर का आंगन सुनसान हो गया। दीवारों से मानो ममता की खुशबू उड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने भाइयों को समझाया, बेटा, अब तुम दोनों ही एक दूसरे के सहारे हो। माँ बाप की यह धरोहर बांटने की नहीं, संभालने की चीज है। सोहन ने बड़े भाई की ओर देखा और सिर झुका दिया। लेकिन मोहन की आंखों में अलग ही चमक थी। उसे लग रहा था कि अब असली मालिक वही है। एक सुबह सोहन आंगन में बैठा था। उसका मन बहुत भारी था। वह सोच रहा था कि माँ बाप के जाने के बाद से घर का सुकून कहीं खो गया है। तभी उसने देखा एक बूढ़ी चिड़िया आंगन की तुलसी पर आ बैठी। चिड़िया की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मानो सामान्य चिड़ियों जैसी नहीं थी। अचानक सोहन को लगा जैसे वह चिड़िया उससे बातें कर रही हो। चिड़िया ने मधुर पर गहरी आवाज में कहा, सोहन बेटा, परेशान मत हो। मैं तेरे दिल का बोझ देख रही हूं। तुझे लग रहा है कि तेरा बड़ा भाई संपत्ति को लेकर बदल गया है। क्या तू जानना चाहता है कि क्यों बड़े भाई अक्सर छोटे भाइयों को धोखा दे देते हैं? सोहन अचंभित होकर बोला, तुम बोल रही हो? यह कैसे संभव है? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं इस गांव की पुरानी गवाह हूं। मैंने पीढ़ियां आते जाते देखी हैं। इंसान का स्वभाव और उसका लोभ सब मेरे सामने है। अगर तू सुनना चाहे तो मैं तुझे सच्चाई बताऊंगी। सोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ चिड़िया माँ, बताओ। क्यों भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है? क्यों बड़ा भाई संपत्ति के लिए छोटे को धोखा देता है? चिड़िया ने पंख फैलाए, थोड़ी देर आसमान की ओर देखा और बोली, इसका पहला कारण है लालच और मोह।
जब इंसान को संपत्ति का मोह घेर लेता है तो उसका दिल अंधा हो जाता है, वह रिश्तों को भूल जाता है। चिड़िया ने कहना शुरू किया। बहुत साल पहले इसी गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके भी 2 बेटे थे। जब तक जमीन कम थी, दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन जैसे ही अचानक धनीराम की जमीन का दाम बढ़ा और उसकी कीमत आसमान छूने लगी, बड़े बेटे के दिल में लालच जागा। उसने छोटे भाई से कहा, तू तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, शहर चला जा। खेत का क्या करेगा? और धीरे धीरे उसने सारा खेत अपने नाम करवा लिया। छोटे भाई ने जब विरोध किया तो गांव में झगड़ा हुआ, रिश्तेदार बंट गए और आखिरकार दोनों भाई कभी एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पाए। देख बेटा, यही लालच है। संपत्ति का मोह इंसान से उसका भाई भी छीन लेता है। सोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गईं। सोहन सोचने लगा, क्या यही होने वाला है मेरे साथ भी? क्या मेरा बड़ा भाई मोहन भी मुझे धोखा देगा? उसके दिल में डर और उदासी घर कर गई। लेकिन चिड़िया ने उसके कंधे पर पंख रखा और कहा, घबराना मत, मैं तुझे सब कारण बताऊंगी। जब तक पूरी सच्चाई नहीं जान लेगा, तब तक तू इस जाल से निकल नहीं पाएगा। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ चिड़िया माँ, मुझे सब बताओ, मैं ध्यान से सुनूंगा। चिड़िया ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, आज मैंने तुझे पहला कारण बताया, लालच और मोह। अगले कारण और भी गहरे हैं। जब समय आएगा, मैं तुझे दूसरा कारण बताऊंगी। आसमान में सूरज ढल रहा था। आंगन में लंबी छाया पड़ने लगी। सोहन अपने विचारों में डूबा बैठा था। माँ बाप की सीख, चिड़िया की बात और बड़े भाई का बदलता व्यवहार, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सोहन रात भर करवटें बदलता रहा। चिड़िया की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। लालच और मोह, यही पहला कारण है भाईचारे के टूटने का। सुबह की लालिमा आसमान में फैल चुकी थी। गांव के कुएं से औरतें पानी भर रही थीं, बैलगाड़ियां खेतों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन सोहन का मन बिल्कुल खाली था। वह सोच रहा था, अगर बड़ा भाई मुझे धोखा दे ही दे तो? क्या मेरी सारी मेहनत, माँ बाप की सीख, सब बेकार हो जाएगा? उसी समय आंगन में वही बूढ़ी चिड़िया फिरा बैठी। उसके पंख धूप में सुनहरे लग रहे थे। चिड़िया बोली, बेटा, तेरे मन में तूफान है, पर डर मत। जो समझ लेता है वही बच जाता है। कल मैंने तुझे पहला कारण बताया था, आज दूसरा कारण सुन। सोहन ने श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए। हाँ चिड़िया माँ, बताओ। चिड़िया ने अपनी आंखें झपकाईं और गहरी आवाज में बोली, दूसरा कारण है दहम और अधिकार। मैं बड़ा हूं, बड़ा भाई का घमंड। चिड़िया बोली, जब कोई इंसान बड़ा होता है तो उसे लगता है कि सारी जिम्मेदारी उसी पर है। धीरे धीरे यह सोच, मैं बड़ा हूं, मेरा ही अधिकार है, बन जाती है। और यही सोच भाई को भाई से दूर कर देती है। बड़े भाई को लगता है कि उसने माँ बाप की सेवा की, खेत संभाले, घर चलाया, अब तो संपत्ति पर उसी का पहला हक है। लेकिन बेटा, यह सोच सही नहीं होती। अधिकार बांटने से नहीं घटते, पर इंसान का घमंड उसे अंधा कर देता है। सोहन ध्यान से सुन रहा था। चिड़िया ने कहा, सुन बेटा, बहुत बरस पहले का किस्सा है। एक गांव में हरिराम और भीखू नाम के 2 भाई रहते थे। हरिराम बड़ा था और भीखू छोटा। माँ बाप के मरने के बाद हरिराम ने कहा, मैंने ही सब संभाला है, मैंने ही सब कमाया है, इसलिए घर खेत सब मेरा। तू चाहे तो मेरे नीचे नौकर बनकर रह। भीखू ने रोते हुए कहा, भैया, मैंने भी तो खेत जोते, बैल चराए। अम्मा बाबूजी हमेशा कहते थे कि दोनों का बराबर हक है। लेकिन हरिराम का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। भीखू खाली हाथ गांव छोड़ गया। सालों बाद जब हरिराम बूढ़ा हुआ, उसके अपने बच्चे उसे छोड़कर शहर चले गए। तब वह अकेला बैठा यही सोचता रहा,
काश उस दिन मैंने भाई का हक नहीं छीना होता। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका घमंड उसकी बर्बादी बन गया। सोहन यह सुनकर कांप गया। उसने मन ही मन सोचा, सचमुच भैया के मन में भी यही बात घर कर रही है। अक्सर वह कहते हैं कि उन्होंने ही बाबूजी का साथ दिया, उन्होंने ही गांव वालों के सामने नाम कमाया। कहीं यह अहम ही मुझे उनसे दूर न कर दे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इधर मोहन का व्यवहार बदलता जा रहा था। वह अक्सर गांव के लोगों से कहता, यह खेत खलिहान तो मेरी बदौलत है। छोटा तो बस खेलता रहा, असली मालिक तो मैं ही हूं। गांव के कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते। कुछ लोग सोहन को चुपचाप समझाते, बेटा बड़े भाई से उलझना मत, वही बड़ा है, वही फैसला करेगा। सोहन चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। चिड़िया ने कहा, देख सोहन, यह अहम सबसे खतरनाक जहर है, जो भाई को भाई नहीं रहने देता। याद रख, हक बराबर का होता है। बड़ा होना सेवा का मौका है, अधिकार छीनने का बहाना नहीं। जब इंसान मैं बड़ा हूं के बोझ तले दब जाता है, तो रिश्ते उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर वह अपने ही खून से धोखा कर बैठता है। सोहन ने सिर झुका लिया। उसके मन में चिड़िया की बातें गूंज रही थीं। उस रात सोहन आंगन में लेटा था। तारों भरे आसमान की ओर देखते हुए वह बुदबुदाया, हे मां बापूजी, आप दोनों ने हमेशा सिखाया था कि भाई भाई में प्यार होना चाहिए। पर अगर बड़ा भाई ही अपने हक का गलत इस्तेमाल करने लगे तो छोटे को क्या करना चाहिए? आंसू उसके गालों पर बह निकले। हवा से तुलसी के पत्ते हिल रहे थे और कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। सुबह का सूरज गांव के कच्चे रास्तों पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। खेतों से हलबैल की आवाजें आने लगी थीं। लेकिन सोहन के मन का अंधेरा और गहरा हो गया था। उसने महसूस किया कि अब मोहन उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसा पहले करता था। कभी छोटी सी बात पर टोकना, कभी अपमानित करना और कभी गांव के सामने ताना देना, यह सब बढ़ता जा रहा था। सोहन सोचता, क्यों भैया मुझे अपने जैसा नहीं समझते? क्यों उन्हें लगता है कि मैं उनका हिस्सा छीन लूंगा? क्या भाई भाई में भी शक की दीवार खड़ी हो जाती है? इसी उधेड़बुन में वह आंगन में बैठा था कि तभी फिर वही बूढ़ी चिड़िया तुलसी के चौरे पर आ बैठी। चिड़िया बोली, बेटा तेरे दिल में सवाल है और आज मैं उसका जवाब दूंगी। मैंने तुझे लालच और अहम के बारे में बताया था। अब सुन, तीसरा कारण है अविश्वास और तुलना। सोहन ने उत्सुकता से पूछा, अविश्वास और तुलना? यह कैसे भाईचारे को तोड़ सकती है, चिड़िया माँ? चिड़िया ने गहरी सांस ली और बोली, जब बड़ा भाई देखता है कि छोटा आगे बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा जीत रहा है, तो उसके दिल में डर घर कर लेता है। उसे लगता है कि कहीं छोटा भाई उससे आगे न निकल जाए। यही डर धीरे धीरे अविश्वास में बदल जाता है। और जब इंसान अपने ही खून पर शक करने लगे, तो रिश्ते टिकते कहाँ हैं? चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक पुरानी कहानी सुनाने लगी। एक गांव में दो भाई रहते थे, रघु और माधव। रघु बड़ा था, लेकिन उसकी खेती बस गुजारे लायक थी। माधव छोटा था, पर मेहनती और ईमानदार। गांव में धीरे धीरे माधव की पहचान बनने लगी। लोग उसकी तारीफ करते, देखो छोटा भाई कितना नेक है, कैसे सबकी मदद करता है। यह सुन सुनकर रघु के दिल में आग लगने लगी। उसने सोचा, अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मेरी इज्जत तो इसी की वजह से मिट जाएगी। बस यहीं से उसने अपने छोटे भाई पर शक करना शुरू कर दिया। रघु ने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू की, माधव चोरी करता है, दूसरों की जमीन पर नजर रखता है, जबकि यह सब झूठ था। धीरे धीरे भाई भाई में दरार इतनी बढ़ी कि दोनों अलग हो गए। और सबसे दुखद यह हुआ कि रघु का अपना बेटा भी यही चालाकी देखकर बड़ा हुआ और आगे चलकर उसी से धोखा कर बैठा। बेटा, अविश्वास की जड़ एक बार लग जाए तो उसका जहर पीढ़ियों तक फैलता है। सोहन की आंखें भर आईं। उसने सोचा,
सचमुच भैया के मन में भी तो यही है। गांव वाले कभी कभी मेरी ईमानदारी की तारीफ करते हैं और भैया यह सुनकर चुप हो जाते हैं। शायद उन्हें डर है कि मैं उनसे आगे न निकल जाऊं। सोहन के दिल में यह सोचकर और पीड़ा भर गई। इधर मोहन गांव के चौपाल पर बैठा कहता, लोग छोटे की तारीफ करते हैं, लेकिन यह सब दिखावा है। असली मालिक तो मैं हूं। छोटा बस मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में है। कुछ लोग उसके साथ सहमत होते और कुछ चुप रहते, पर यह आग फैलने लगी थी। चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, सोहन बेटा, तुलना और शक इंसान को सबसे बड़ा पाप करने पर मजबूर कर देते हैं। जब इंसान सोचता है कि दूसरा मुझसे बेहतर है, तो वह अपने खून से भी जलने लगता है। यही जलन उसे धोखे पर उतार देती है। याद रख, विश्वास से बड़ा जहर कोई नहीं। यह जहर रिश्तों की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सोहन के गाल पर आंसू लुढ़क पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, चिड़िया माँ, आपकी हर बात मेरे दिल पर चोट करती है, लेकिन साथ ही सच्चाई भी खोल देती है। अब मैं समझ रहा हूं कि भैया क्यों बदल रहे हैं। उस रात सोहन ने चूल्हे पर अकेले रोटी सेंकी। उसे याद आया कि कभी वही रोटी दोनों भाई साथ बैठकर खाते थे। अब थाली में चुप्पी थी और दिल में गहरा खालीपन। सोहन आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, अगर भाई में विश्वास ही न रहे तो रिश्तों का सहारा किससे मिलेगा। चिड़िया पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, यह तो तीसरा कारण था। अभी दो और कारण बाकी हैं। जब तक तू सब नहीं समझेगा, तेरे मन का बोझ हल्का नहीं होगा। गांव की सुबह एक नई हलचल लेकर आई। चौपाल पर लोग पहले से ही जमा थे। कोई खेतों की बातें कर रहा था, कोई बाजार का हाल सुना रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी रामलाल की छोड़ी हुई जमीन की। किसी ने कहा, मोहन तो बड़ा भाई है, सब उसी का होना चाहिए। दूसरे ने जोड़ा, नहीं नहीं, सोहन भी बराबर का हकदार है। बाबूजी की संपत्ति दोनों बेटों की है। यही बातें धीरे धीरे आग की तरफ फैलने लगीं। हर आदमी अपनी राय देता और हर राय भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर देती। सोहन घर लौटते हुए सोच रहा था, भैया को क्या सचमुच लोग भड़का रहे हैं, या भैया खुद ही सोच रहे हैं कि सब उनका है। तभी आंगन में वही बूढ़ी चिड़िया तुलसी पर आ बैठी। चिड़िया ने कहा, बेटा, तेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब आज दूंगी। कल मैंने तुझे तीसरा कारण बताया था, अविश्वास और तुलना। आज सुन, चौथा कारण है समाज और रिश्तेदारों का दबाव। सोहन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन चिड़िया माँ, इसमें समाज का क्या दोष? अगर भाई भाई आपस में अच्छे हों तो कोई बीच में क्या कर सकता है। चिड़िया मुस्कुराई, बेटा, इंसान का दिल कमजोर होता है, और रिश्तेदार, पड़ोसी, यहां तक कि दोस्त तक आग में घी डालने का काम कर देते हैं। वे कहते हैं, बड़े, तू ही मालिक है, या छोटे, तेरा हक मत छोड़ना, और इसी में भाई भाई का रिश्ता टूट जाता है। चिड़िया ने कहना शुरू किया, पास के गांव में दो भाई रहते थे, गिरधारी और लल्लन। गिरधारी बड़ा था, लल्लन छोटा। शुरू शुरू में दोनों साथ ही खेती करते थे, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन गांव के ही कुछ लोग गिरधारी को समझाने लगे, तू बड़ा है, सब कुछ तेरा होना चाहिए, छोटा तो बस फायदा उठा रहा है। उधर कुछ लोग लल्लन को भड़काने लगे, तेरे बिना कुछ नहीं चलता, तू मेहनत करता है, बड़ा तो बस नाम लेता है। धीरे धीरे यह बातें दोनों भाइयों के दिल में घर कर गईं। शक, गुस्सा और अलगाव पैदा हो गया, और आखिरकार भाइयों ने खेत बांट लिए। बेटा, असली अपराधी जमीन नहीं थी, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने उनके कान भरे। समाज की यही चालाकियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। सोहन ने सिर झुका लिया। सचमुच, गांव वाले भी तो यही कर रहे हैं। कोई भैया के पक्ष में है, कोई मेरे। पर सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे रिश्ते को हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
मोहन चौपाल पर बैठा था। उसके चचेरे भाई ने कान में फुसफुसाया, मोहन, तू बड़ा है, सब तेरा हक है। अगर अभी हिस्सा बांट देगा तो आगे चलकर कुछ नहीं बचेगा। इन बातों ने मोहन के मन में आग लगा दी। उसने सोच लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं सोहन को बराबर का हिस्सा नहीं दूंगा। चिड़िया ने गंभीर आवाज में कहा, देख सोहन, समाज और रिश्तेदार अक्सर खुद तमाशा देखते हैं और भाई भाई को आपस में भिड़ा देते हैं। याद रख, जो बातें घर के बाहर जाती हैं वही सबसे बड़ा जहर बनती हैं। अगर भाई भाई एक दूसरे पर भरोसा करे तो कोई तीसरा उन्हें कभी अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब दिल में लालच, अहम और अविश्वास पहले से हो तो समाज का दबाव उस आग को भड़का देता है। सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, चिड़िया माँ, अब मुझे लग रहा है कि यह सब मेरे ही घर में हो रहा है। भिया के कान में भी लोग बातें डाल रहे हैं और शायद मुझे भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। चिड़िया ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, यही चौथा कारण है। लेकिन अभी एक सबसे गहरा कारण बाकी है, कर्मों का फल। जब तू यह समझ जाएगा तब तेरा मन हल्का हो जाएगा। उस रात सोहन आंगन में बैठा था। दूर कहीं ढोलक और आल्हा की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसके दिल में गहरी चुप्पी थी। उसने सोचा, अगर सचमुच यह सब कर्मों का फल है तो क्या मैं इसे रोक सकता हूँ। वह सोच में डूबा रहा और रात आसमान के तारों के बीच गुजर गई। सुबह का सूरज उग आया था। गांव की गलियों में गाय रंभा रही थी और हल चलाने वाले किसान खेतों की ओर निकल चुके थे। लेकिन सोहन के मन में बेचैनी उतनी ही गहरी थी जितनी पिछली रात। वह आंगन में बैठा आसमान की ओर ताक रहा था कि तभी तुलसी के चौरे पर वही बूढ़ी चिड़िया आकर बैठ गई। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, चिड़िया माँ, आपने 4 कारण बता दिए, लेकिन आपने कहा था कि आखिरी और सबसे गहरा कारण अभी बाकी है। मैं तैयार हूँ, मुझे सब जानना है। चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोली, हाँ बेटा, अब सुन। 5वां कारण है कर्मों का फल। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कभी कभी भाई भाई के बीच जो जहर घुलता है वह सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, वह उनके पूर्वजों के कर्मों से आता है। जो माता पिता अपने बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं, जो लोग लालच और अन्याय करते हैं, उनके कर्मों का बोझ आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि कई बार बड़े भाई छोटे को धोखा देते हैं। सोहन ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या यह सब पहले से तय होता है? क्या इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता? चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, बच सकता है बेटा, लेकिन तभी जब वह अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करे। अगर लालच के बदले त्याग चुन ले, अगर शक के बदले विश्वास कर ले, तो कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग वही गलती दोहराते हैं और यही कारण है कि धोखा, बंटवारा और दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और आखिरी कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले एक जमींदार था, धनीराम। उसके 2 बेटे थे, शिवा और गोपाला। धनीराम ने अपनी जिंदगी में ही अन्याय किया। उसने अपनी बहन से उसकी जमीन हड़प ली और अपने भाइयों का हिस्सा भी दबा लिया। उसकी मौत के बाद उसके दोनों बेटों में भी वही बीज अंकुरित हुए। शिवा ने गोपाला को धोखा दिया और गोपाला ने अपने छोटे बेटे को। यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। हर बार बड़े भाई ने छोटे से छल किया। एक साधु ने कहा था, धनीराम का पाप अब उसकी संतानों को भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ। बेटा, यही है कर्मों का फल। जो अन्याय हम करते हैं वह हमारे बाद भी हमारे खून को भुगतना पड़ता है। सोहन का दिल कांप उठा। तो क्या भैया का यह व्यवहार सिर्फ उनका दोष नहीं है? क्या इसमें हमारे पूर्वजों का भी हाथ है? क्या हम उसी बोझ को ढो रहे हैं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वह दर्द के साथ साथ गहरी समझ भी लिए हुए थे। उधर मोहन अब और कठोर हो चुका था। उसने गांव में ऐलान कर दिया,
मैं अपनी जमीन किसी के साथ बांटने वाला नहीं हूं। छोटा चाहे जो कर ले। कुछ लोग तालियां बजाने लगे, कुछ चुप रहे। लेकिन सोहन ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे लगा, यह सब उस कर्म का बोझ है जो हमें विरासत में मिला है। चिड़िया ने अपनी कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सोहन बेटा, अब तू पांचों कारण समझ चुका है। लालच और मोह, अहम और अधिकार, अविश्वास और तुलना, समाज और रिश्तेदारों का दबाव, कर्मों का फल। यही वे जड़ें हैं जो बड़े भाई को छोटे से धोखा करने पर मजबूर करती हैं। लेकिन याद रख, इन सब का हल एक ही है, त्याग और विश्वास। अगर तू अपने दिल को साफ रखेगा तो तेरे कर्म तुझे संभालेंगे। और शायद एक दिन तेरा भाई भी अपनी भूल समझ जाएगा। उस रात सोहन ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। उसका मन अब कुछ हल्का था। उसने सोचा, सच है, हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें बदल सकते हैं। मैं भैया को दोष देने के बजाय अपने मन को साफ रखूंगा। चिड़िया ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ चली। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, याद रख बेटा, अब सच्ची संपत्ति जमीन नहीं बल्कि भाईचारा है। दिन बीतते गए। बरसात आ चुकी थी। खेतों में धान की हरियाली लहराने लगी थी, लेकिन मोहन और सोहन के घर के भीतर सूखा और दरारें बढ़ती जा रही थीं। मोहन अब और खुलकर अपने इरादे दिखाने लगा। उसने पटवारी से मिलकर जमीन के कागजात में गुपचुप बदलाव कराने की कोशिश शुरू कर दी। सोहन अब भी भीतर से उम्मीद रखता था। वह सोचता, भैया है, आखिर खून का रिश्ता है। हो सकता है अभी नाराज हों, लेकिन धोखा तो नहीं देंगे। मां बाबूजी की आत्मा भी तो देख रही होगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि मोहन ने कानूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। एक दिन गांव का पटवारी चुपचाप मोहन से बोला, मोहन, काम हो जाएगा। थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे, छोटे भाई को भनक नहीं लगनी चाहिए। मोहन ने तुरंत मुट्ठी में रुपए पकड़ाए और कहा, उसकी चिंता मत कर। सोहन तो भोला है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। जमीन का मालिक मैं ही हूं। उसी शाम आंगन में चिड़िया फिर आई। उसने सोहन को देखते ही कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुझे अपने भैया के असली इरादे समझने चाहिए। वह तेरे भरोसे का फायदा उठा रहा है। सोहन चौंक गया। नहीं, चिड़िया माँ, भैया ऐसे नहीं हो सकते। वे मुझे धोखा देंगे। असंभव। चिड़िया ने गहरी सांस ली। मनुष्य जब लालच और दबाव में आ जाता है तो अपने ही खून से मुंह मोड़ लेता है। तू तैयार रह, जल्द ही सच्चाई तेरे सामने आएगी। अगली सुबह सोहन खेतों पर गया तो देखा, मोहन ने अपने हिस्से के खेत पर मोहन रामलाल का नाम लिखवाकर बोर्ड गाड़ दिया था। सोहन अवाक रह गया। उसने पूछा, भैया, यह क्या है? मोहन ने तुनक कर कहा, यह मेरा खेत है। मेरा नाम लिखवाया है। अब तू अपने हिस्से में काम कर। सोहन ने धीरे से कहा, लेकिन भैया, हिस्सा तो अभी बनता ही नहीं। सब बराबर का है। मोहन ने ठंडी हंसी हंस दी। अब बराबर बराबर का जमाना नहीं रहा। बड़ा मैं हूं और मुझे ही मालिक होना चाहिए। सोहन का दिल कांप उठा। उसे याद आया, चिड़िया ने कहा था कि धोखा सामने आएगा। वह आंगन में लौटा और रोते हुए चिड़िया से बोला, आप सही कह रही थीं। भैया ने सचमुच धोखा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने मेरा हक दबा लिया। चिड़िया ने उसे ढाढ़स बंधाया। हाँ बेटा, यही होता है जब इंसान कर्म और लालच के बोझ में दब जाता है। लेकिन अब तेरा असली इम्तिहान शुरू है। तू चाहे तो लड़ाई करे, चाहे तो अदालत जाए, चाहे तो त्याग करके मन को हल्का कर ले। याद रख, हर रास्ते का फल अलग होगा। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। कोई कहता, मोहन सही है, बड़ा भाई मालिक होता है। तो कोई कहता, नहीं,
सोहन के साथ अन्याय हो रहा है। गांव का माहौल गरमाने लगा। चौपाल पर बहसें होने लगीं। रिश्तेदार फिर से आग में घी डालने लगे। रात को सोहन आंगन में लेटा था। वह सोच रहा था, क्या मुझे भी अदालत जाना चाहिए या भैया से आखिरी बार बात करनी चाहिए। लेकिन अगर भैया का मन ही बंद हो चुका है तो क्या मेरी बात असर करेगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तभी ऊपर से चिड़िया की आवाज आई, बेटा धैर्य रख, हर अन्याय का जवाब समय देता है, तू बस अपने मन को कड़वाहट से बचा। मोहन अब और लालची हो गया। उसने गांव के साहूकार से बात की और कहा, अगर तू मुझे कुछ कर्ज दे दे तो मैं जमीन गिरवी रख दूंगा। मुझे बड़ा काम करना है। यानी उसने जमीन को अपने नाम मानकर सौदा करना भी शुरू कर दिया। यह खबर जब सोहन तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन सोचा, अब सचमुच धोखा पूरी तरह सामने आ चुका है। मुझे तय करना होगा कि मैं इस लड़ाई को कैसे लड़ूंगा। बरसात अब थम चुकी थी। खेतों में धान लहलहा रहे थे, लेकिन मोहन और सोहन के घर में कड़वाहट की लहर और गहरी हो चुकी थी। मोहन के इरादे अब किसी से छुपे नहीं थे। उसने न सिर्फ जमीन पर अपना हक जताया था, बल्कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को भी साथ मिला लिया था। दूसरी ओर सोहन का धैर्य अब परीक्षा के दौर में था। एक दिन गांव का साहूकार लक्ष्मीचंद मोहन के आंगन में आया। हाथ में कागज और कलम थी। मोहन ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मी भाई, कर्ज की रकम तैयार रखना। मैं खेत गिरवी रख रहा हूं। यह सब मेरी संपत्ति है। लक्ष्मीचंद ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, लेकिन सुना है तुम्हारा भाई भी हिस्सेदार है। कहीं बाद में झगड़ा न खड़ा हो जाए। मोहन ने गुस्से से कहा, अरे उसका क्या है, वह तो सीधा सादा है, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। बस नाम का भाई है, सब कुछ मेरा है। लक्ष्मीचंद ने कागज पर लिखना शुरू किया, लेकिन उसकी नजर के कोने से उसने देखा कि गली में खड़ा सोहन सब सुन रहा था। सोहन के दिल पर यह दृश्य बिजली की तरह गिरा। वह घर आया और चिड़िया से बोला, अब तो साफ है चिड़िया माँ, भैया मुझे मिटाने पर तुले हैं। लेकिन मैं क्या करूं? अदालत जाऊं तो रिश्ता टूट जाएगा, चुप रहूं तो अधिकार चला जाएगा। चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को अपने साहस और धैर्य दोनों की परीक्षा देनी पड़ती है। तू अदालत जा सकता है, लेकिन तेरे मन में बदले की आग न हो। न्याय मांग, पर नफरत मत पाल। उधर गांव की चौपाल पर लोगों की चर्चा गर्म हो चुकी थी। एक बूढ़ा किसान बोला, सोहन सही है, हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, बड़ा भाई मालिक होता है, मोहन का हक ज्यादा है। यह विवाद अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। पूरा गांव बांट चुका था, कुछ मोहन के पक्ष में, कुछ सोहन के। आखिरकार सोहन ने भारी मन से तहसील का रुख किया। उसने वकील से कहा, मैं अपने हिस्से का हक मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं भैया के खिलाफ कटुता नहीं चाहता, बस न्याय चाहिए। वकील ने सिर हिलाकर कहा, यह रास्ता कठिन है, सालों लग सकते हैं, पर अगर तूने ठान लिया है तो पीछे मत हट। सोहन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं समय को गवाह बनाकर आगे बढ़ूंगा। जब मोहन को पता चला कि सोहन ने अदालत में दावा ठोक दिया है, तो उसका अहंकार और बढ़ गया। वह पूरे गांव में ऐलान करता फिरा, देखो, छोटे ने मुझ पर केस कर दिया। यह है उसका भाईचारा। अब तो मैं उसे घर से भी निकाल दूंगा। कुछ लोग ताली बजाकर बोले, वाह मोहन, तूने सही किया। लेकिन कुछ लोग चुप रहे। उनके मन में कहीं न कहीं सोहन की सच्चाई गूंज रही थी। अब सोहन की रातें लंबी और बेचैन थीं। वह चिड़िया से बार बार पूछता, क्या मैंने सही किया अदालत जाकर,
या मैंने भी भाईचारे का गला घोंट दिया? चिड़िया हमेशा शांत स्वर में कहती, बेटा, न्याय मांगना गलत नहीं है, लेकिन याद रख, तेरे दिल में कटुता न आने पाए। जो भाईचारे को बचाता है वही सच्चा विजेता होता है। धीरे धीरे अदालत की तारीखें आने लगीं। मोहन हर जगह यह साबित करने की कोशिश करता कि जमीन उसकी है। उसने नकली गवाह भी खड़े किए। सोहन चुपचाप सब देखता रहा, पर उसका धैर्य गांव वालों को चकित करता रहा। लोग कहने लगे, यह सोहन बड़ा ही धीरज वाला है, इतना धोखा सहकर भी इसमें नफरत नहीं है। शायद इसी का भाग्य इसके साथ है। बरसात का मौसम बीत चुका था। अब खेत सुनहरी धूप में चमकने लगे थे। लेकिन मोहन और सोहन की जिंदगी में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अदालत की तारीख नजदीक आ गई थी। गांव के लोग अब और भी उत्सुक हो गए थे। सब देखना चाहते थे कि इस भाई भाई के झगड़े का अंजाम क्या होगा। तारीख वाले दिन तहसील के आंगन में भारी भीड़ थी। किसान, मजदूर, औरतें सब तमाशा देखने आए थे। मोहन साफ सफेद कपड़े पहनकर छाती ताने हुए खड़ा था। उसके साथ कुछ रिश्तेदार और नकली गवाह भी थे। वे सब कानाफूसी कर रहे थे। आज मोहन जीत जाएगा, छोटे को कुछ न मिलेगा। सोहन साधारण धोती कुर्ता पहने हाथ में पुरानी डायरी लिए आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसके साथ सिर्फ एक बूढ़ा पड़ोसी रामसखा था, जो सच्चाई जानता था। अदालत में मोहन के वकील ने जोरदार दलील दी। माय लॉर्ड, मोहन सबसे बड़ा बेटा है। पिता की संपत्ति का असली हकदार वही है। छोटा बेटा तो बस आश्रित है। उसने नकली कागज पेश किए, जिनमें मोहन का नाम मालिक के रूप में लिखा था। सोहन चुपचाप सुनता रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने अपने वकील से सिर्फ इतना कहलवाया, मेरा बस एक ही निवेदन है। संपत्ति चाहे आधी आधी बांट दीजिए, पर मुझे मेरा हक दीजिए। मैं अपने भाई का हिस्सा नहीं चाहता। यह सुनकर अदालत का माहौल बदल गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो, सोहन कितना सीधा है। वह अपने भाई का हिस्सा नहीं, बस अपना हक चाहता है। उस रात जब सोहन घर लौटा तो चिड़िया पहले से आंगन में बैठी थी। उसने कहा, बेटा, तूने आज बड़ा कदम उठाया। तूने लड़ाई नहीं, न्याय मांगा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सावधान, तेरे भाई के साथ वे रिश्तेदार हैं जो आग भड़काते हैं। अदालत की लड़ाई लंबी होगी और तेरी धैर्य की परीक्षा भी। सोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ चिड़िया माँ, मैंने आज अदालत में महसूस किया कि भैया से ज्यादा मुझे उन लोगों से लड़ना है जो हमारे बीच जहर घोलते हैं। गांव लौटते ही मोहन के पास उसके चाचा के बेटे रघुनंदन आया। उसने कान में फुसफुसाकर कहा, भैया मोहन, अगर सोहन जीत गया तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है, तू कुछ ऐसा कर कि उसका दावा ही खारिज हो जाए। मोहन ने गुस्से से पूछा, क्या करूं? रघुनंदन ने आंख दबाकर कहा, नकली गवाह और कागज तो तेरे पास हैं ही। बस सोहन को डराने धमकाने का काम हमें करने दे। वह अदालत में टिक ही नहीं पाएगा। मोहन ने हामी भर दी। धीरे धीरे षड्यंत्र और गहराता गया। अगले ही दिन 2-3 अजनबी लोग सोहन के खेत पर पहुंचे। उन्होंने धमकी दी, देखो, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। अपना दावा वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। सोहन ने घबराकर रामसखा को बताया। रामसखा बोला, बेटा, ये सब तेरे भैया के कहने पर हुआ है। लेकिन तू डर मत। सच की ताकत हमेशा बड़ी होती है। सोहन का मन टूटने लगा था, लेकिन चिड़िया रोज उसे ढांढस देती। एक रात सोहन आंगन में बैठा चिड़िया से बोला, माँ, मैं थक गया हूँ। ये अदालत, ये गवाह, ये धमकियाँ, सब मुझे तोड़ रहे हैं। क्या यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा था? चिड़िया ने कोमल स्वर में कहा, भाग्य तो कर्म से बनता है,
बेटा, तू सच्चाई पर अडिग रहेगा तो समय तेरा साथ देगा। याद रख, संपत्ति का असली मालिक कागज नहीं होते, बल्कि सच्चाई और मेहनत होती है। सोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कहीं भीतर एक नई शक्ति भी जाग रही थी। अदालत की अगली तारीख पर अचानक एक अप्रत्याशित घटना हुई। गांव का पुराना मुनीम, जिसने सोहन और मोहन के पिता के कागज संभाले थे, गवाही देने के लिए आ पहुंचा। उसके हाथ में असली दस्तावेज थे। उसने कहा, संपत्ति बराबर बराबर दोनों बेटों की है। ये देखो, बाबूजी ने अपने हाथ से लिखकर हस्ताक्षर किए थे। पूरा अदालत कक्ष सन्न रह गया। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। अदालत में मुनीम की गवाही और असली कागजों ने सबको स्तब्ध कर दिया था। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, मोहन तो नकली कागजों के सहारे जीतना चाहता था। सोहन सच कह रहा था। उसका हक बराबर का है। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में जैसे आग जलने लगी। उसने सोचा, अगर ये कागज अदालत में टिक गए तो सब खत्म हो जाएगा। न इज्जत बचेगी, न ज़मीन। अदालत से लौटते ही मोहन अपने घर में इधर-उधर टहलने लगा। आंखों में गुस्से की लालिमा थी। उसकी पत्नी राधा ने धीरे से कहा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? मोहन चिल्ला पड़ा, परेशान न हो तो क्या करूं? उस मुनीम ने सब गड़बड़ कर दी। अब गांव वालों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। राधा बोली, लेकिन सच तो यही है ना कि ज़मीन दोनों की बराबर है। मोहन गुस्से से बोला, चुप रहा। तू औरत होकर मुझे ज्ञान देगी? सब मेरा है और रहेगा। मैं किसी भी हाल में सोहन को 1 इंच भी नहीं दूंगा। उस रात सोहन घर आया तो चिड़िया पहले से इंतजार कर रही थी। चिड़िया ने कहा, देख बेटा, सच्चाई बाहर आ चुकी है। अब मोहन और बौखलाएगा। उसकी आंखों पर लालच की पट्टी है। वह सच देखकर भी उसे नकारेगा। लेकिन तू संयम रख। समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सोहन ने चिड़िया से कहा, माँ, मुझे लगता है भैया अब और खतरनाक कदम उठाएंगे। मुझे डर है कहीं वह कुछ ऐसा न कर दे जिससे घर ही बर्बाद हो जाए। चिड़िया ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, खतरा है। लेकिन तू डर मत। तू जितना धैर्यवान रहेगा, उतना ही मजबूत होगा। असली कागज सामने आने के बाद गांव में 2 गुट और साफ हो गए। कुछ लोग कहने लगे, सोहन सच्चा है। उसका हक बनता है। जबकि मोहन के पक्ष वाले बोले, बड़ा बेटा ही मालिक होता है। चाहे कागज कुछ भी कहें, ज़मीन तो मोहन की ही है। गांव की चौपाल में रोज चर्चा होती। लोग अब अदालत के फैसले से पहले ही बहस करने लगते। मोहन का चचेरा भाई रघुनंदन फिर सामने आया। उसने मोहन से कहा, अब सिर्फ अदालत से जीतना मुश्किल है। अगर तू सचमुच ज़मीन चाहता है तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मोहन ने पूछा, क्या रास्ता? रघुनंदन ने आंखें चमकाकर कहा, सोहन को गांव में बदनाम कर दो। लोगों को विश्वास दिलाओ कि वह लालची है और अदालत में झूठे कागज पेश कर रहा है। जब उसकी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी तो उसका दावा भी कमजोर हो जाएगा। मोहन ने हामी भर दी। जल्द ही अफवाहें गांव में फैलने लगीं। सोहन पराई ज़मीन हड़पना चाहता है। वह सीधा सादा दिखता है, लेकिन अंदर से चालाक है। सोहन यह सब सुनकर व्यथित हो उठा। एक शाम सोहन ने आंगन में बैठकर चिड़िया से कहा, माँ, भैया ने अब मेरा नाम ही मिट्टी में मिला दिया है। लोग मुझे ही लालची कह रहे हैं। क्या यही इंसाफ है? चिड़िया ने प्यार से कहा, बेटा, समाज की जुबान से ज्यादा ताकत इंसान के कर्मों में होती है। लोग आज तुझे गलत कहेंगे, लेकिन जब सच्चाई चमक कर सामने आएगी तो वही लोग तेरा साथ देंगे। याद रख, धूप छाव से डरकर पेड़ जड़ें नहीं छोड़ता। सोहन की आंखें भर आईं। वह चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा।
मोहन अब पूरी तरह बौखला गया था। उसने सोचा, अगर अदालत ने बराबर बांट दिया तो मैं आधा खो दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी तरह सोहन को अदालत जाने से रोक दूं तो सब बच सकता है। वह रघुनंदन से बोला, सोहन को किसी भी तरह डराओ, चाहे धमकी दो, चाहे मारपीट करो, लेकिन उसे अदालत से दूर रखो। रघुनंदन ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है भाई, यह काम हम कर देंगे। गांव की हवा अब और भी भारी हो गई थी। जो लोग पहले तक तटस्थ थे वे भी अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। चौपाल पर, खेतों में, यहां तक कि नदी किनारे भी सिर्फ एक ही चर्चा होती, मोहन और सोहन की लड़ाई का क्या होगा। एक रात जब सोहन खेत से घर लौट रहा था, अंधेरे में 3-4 लोग अचानक उसके सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में लाठियां थीं। उनमें से एक गरजा, ओए सोहन, अदालत जाना बंद कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सोहन कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा हक है, मैं क्यों पीछे हटूं? जो सच है वो सामने आएगा ही। तभी एक ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सोहन दर्द से कराह उठा। वे लोग धमकी देते हुए भाग गए। घर पहुंचकर सोहन आंगन में बैठा था, घुटनों पर चोट लगी थी। तभी चिड़िया उड़कर आई और उसके पास बैठ गई। उसने कोमल स्वर में कहा, बेटा, दर्द शरीर को चोट पहुंचाता है, लेकिन डर आत्मा को। तुझे डर से जीतना होगा। अगर तू अब पीछे हटेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। सोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ माँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी ही चोटें खानी पड़े। अगले दिन गांव वालों ने सोहन की हालत देखी। कुछ लोग सहानुभूति जताने लगे। बेचारा सोहन, सीधा सादा है, लेकिन उसे दबाया जा रहा है। जबकि मोहन के समर्थक बोले, नाटक कर रहा है। ये सब सहानुभूति बटोरने का तरीका है। गांव का माहौल अब जहर की तरह फैलने लगा। चौपाल पर पहली बार दोनों भाइयों के समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। लाठियां चलीं, गालियां गूंजी। बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से सबको शांत कराया। उस रात सोहन अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था। उसमें माँ की लिखी पंक्तियां थीं। बेटा, भाई भाई के बीच जमीन बांटी जा सकती है, लेकिन दिल नहीं। कभी ऐसा मत करना कि रिश्ता मिट जाए। सोहन रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, काश आप आज होती तो भैया को समझा पाती। चिड़िया पास ही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तेरी माँ की आत्मा तुझे देख रही है। वह चाहती है कि तू सच पर अडिग रहे, भले ही रिश्ता टूटा हुआ लगे। दूसरी तरफ मोहन अब और भी अंधा हो गया था। वह अपने साथियों से बोला, सोहन मुझे अदालत में शर्मिंदा कर देगा। अगर उसने जीत ली तो मैं लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मुझे उससे नफरत है। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन उसे जीतने नहीं दूंगा। रघुनंदन ने उसे उकसाया, भाई, अगर तू सचमुच बचना चाहता है तो अब सिर्फ धमकी से काम नहीं चलेगा। कोई पक्का कदम उठाना पड़ेगा। मोहन ने उसकी आंखों में झांका। दोनों के चेहरों पर षड्यंत्र की परछाई थी। लेकिन सोहन अब अंदर से मजबूत हो चुका था। उसने रामसखा से कहा, भैया मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं टूटूंगा। चाहे पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाए, मैं अदालत जाऊंगा। क्योंकि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह इंसाफ का सवाल है। रामसखा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अपने सच के लिए खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देता है। सोहन की आंखों में पहली बार आंसुओं के साथ चमक भी थी। गांव की फिजा अब और डरावनी हो गई थी। जहां पहले लोग दोनों भाइयों की इज्जत करते थे, अब वही लोग आपस में भिड़ते दिखते थे। अदालत की तारीख पास आती जा रही थी और मोहन की बेचैनी भी बढ़ रही थी। एक रात मोहन अपने चचेरे भाई रघुनंदन से मिलने गया। अंधेरी कोठरी में लालटेन की लौ धीमे धीमे रही थी।
मोहन ने धीमे स्वर में कहा। रघु, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अगर अदालत ने फैसला सुना दिया तो आधी जमीन चली जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। रघुनंदन ने मुस्कुराकर कहा। भाई, अब वक्त है बड़ा कदम उठाने का। अगर सोहन अदालत तक पहुंचा ही नहीं तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। मोहन ने चौंक कर पूछा। क्या मतलब? रघुनंदन की आंखों में खतरनाक चमक थी। मतलब यह कि सोहन को ऐसा सबक सिखाओ कि वह अदालत का मुंह ही न देख पाए। मोहन के चेहरे पर दुविधा और लालच दोनों उभर आए। रघुनंदन और उसके साथी अब सोहन की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। कब वह खेत जाता है, कब घर लौटता है, कौन उससे मिलने आता है, सब पर निगरानी। एक रात, जब सोहन गांव के मंदिर से लौट रहा था, रघुनंदन के आदमी उसका पीछा करते रहे। उन्होंने आपस में फुसफुसाकर कहा, इसी रास्ते पर मौका अच्छा है। लेकिन अभी नहीं। अदालत की तारीख से एक दिन पहले करेंगे। उधर सोहन को बिना जाने ही बेचैनी महसूस होने लगी। वह आंगन में बैठा आसमान देख रहा था कि तभी चिड़िया पास आ बैठी। उसने गंभीर स्वर में कहा, सोहन, सावधान रह। अंधेरा और गहरा हो चुका है। मोहन अब सिर्फ धोखे से संतुष्ट नहीं है, वह तुझे मिटाने की सोच रहा है। सोहन हतप्रभ रह गया। क्या भैया इतना नीचे गिर सकते हैं? चिड़िया ने कहा। लालच आदमी की आंखें बंद कर देता है। तू सतर्क रह। आने वाले दिन तुझे और कठिनाई देंगे। गांव में अफवाहों का दौर और तेज हो गया। किसी ने कहा, सुना है सोहन ने जादूटोना करवाया है ताकि अदालत उसका पक्ष ले। दूसरा बोला, नहीं नहीं, असली कागज भी नकली ही होंगे। मोहन सही है। सोहन जब भी चौपाल से गुजरता, उसे तानों और नफरत भरी निगाहों का सामना करना पड़ता। लेकिन उसने सिर झुकाकर चुपचाप चलना सीख लिया था। मोहन भले बाहर से कठोर दिखाई देता, लेकिन अंदर ही अंदर डरने लगा था। कभी वह सोचता, कहीं मैं सचमुच गलत तो नहीं कर रहा? लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार कहता, नहीं, जमीन तो मेरी ही है। छोटा भाई मुझे चुनौती दे, यह बर्दाश्त नहीं। उसकी पत्नी राधा ने एक रात धीमे स्वर में कहा, सुनो, जमीन चाहे जितनी हो, भाई का रिश्ता उससे बड़ा होता है। क्यों दुश्मनी पाल रहे हो? मोहन ने झल्लाकर कहा, तू औरत होकर मुझे समझाएगी? चुप रह, नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा। राधा की आंखों में आंसू थे। सोहन, तमाम तकलीफों के बावजूद, अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस करने लगा था। उसने रामसखा से कहा, भैया मुझे मिटाने पर तुले हैं, लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर जान भी चली जाए तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा। रामसखा ने गंभीर स्वर में कहा, याद रख बेटा, सत्य की जड़ें गहरी होती हैं। आंधियां उन्हें हिला सकती हैं, गिरा नहीं सकती। सोहन की आंखों में दृढ़ता और चमक दोनों आ गईं। अदालत की सुनवाई में अब बस एक ही दिन बचा था। गांव के लोग उत्सुक थे। देखें, कल कौन जीतता है, मोहन या सोहन। लेकिन इस उत्सुकता के पीछे एक खामोश साजिश पल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। रघुनंदन अपनी कुटिया में मोहन और कुछ गुंडों के साथ बैठा था। लालटेन की लौ कांप रही थी और शराब की गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। रघुनंदन बोला, भाई, अब वक्त आ गया है। अगर सोहन कल अदालत पहुंचा तो सब खत्म। हमें आज ही उसे सबक सिखाना होगा। मोहन ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, ठीक है, जो करना है आज रात ही करो। मैं नहीं चाहता कि वो कल अदालत का मुंह देखे। गुंडे तैयार थे। उनके हाथों में लाठियां, लोहे की रॉड और खंजर थे। दूसरी तरफ सोहन अपने आंगन में बैठा आकाश को ताक रहा था। हवा भारी लग रही थी। उसे भीतर से अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी चिड़िया उसके पास आकर बैठी। उसने चेतावनी दी, सोहन, आज की रात खतरनाक है।
अंधेरा केवल आसमान में नहीं, जमीन पर भी उतर आया है। तुझे सावधान रहना होगा। सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मुझे डर नहीं है। अगर मैं डरकर पीछे हट गया तो मेरा सच हार जाएगा। आधी रात के करीब जब सोहन अपने कमरे में लेटा था, अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का हुआ। दरवाजा टूटते ही 4-5 लोग अंदर घुस आए। एक चिल्लाया, आज तुझे सबक सिखाएंगे ताकि अदालत जाना भूल जाए। लाठियां और रॉडे हवा में लहराने लगीं। सोहन ने बचने की कोशिश की, लेकिन वार उसके कंधे और पीठ पर पड़े। वह दर्द से गिर पड़ा। सोहन की आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उसने जमीन पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, मैं अदालत जरूर जाऊंगा। हमले की आवाज सुनकर चिड़िया जोर जोर से चीखने लगी। उसकी तेज चहचहाहट ने पड़ोसियों को जगा दिया। लोग दौड़कर सोहन के घर पहुंचे। गांव वाले देखते ही चौंक उठे। सोहन खून से लथपथ पड़ा था और हमलावर भाग रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो, ये सोहन को मार डालेंगे। कुछ गांव वालों ने उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरे में वे गायब हो गए। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। एक बुजुर्ग बोला, ये तो हद हो गई। अब भाई भाई में खून की नौबत आ गई है। दूसरा बोला, मोहन ने ही कराया होगा। और कौन कर सकता है? मोहन अपने घर में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह जानता था कि लोग उसे शक की निगाह से देख रहे हैं। चोटों से कराहते हुए भी सोहन ने पड़ोसियों से कहा, मुझे अदालत जरूर जाना है। चाहे मेरे पैर कांपते हों, चाहे मेरे शरीर में ताकत न हो, लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सोहन, अब यह सिर्फ तेरी लड़ाई नहीं रही। यह गांव की इज्जत की लड़ाई है। हम सब तेरा साथ देंगे। चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। उसकी चहचहाहट में जैसे उम्मीद और हिम्मत का संदेश था। रात की चोटें अभी ताज़ा थीं। सोहन का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की चमक पहले से कहीं ज्यादा थी। गांव वाले सुबह सुबह उसके आंगन में जमा हुए। रामसखा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है। हम सब तेरे साथ चलेंगे। गांव के कई लोग बैलगाड़ियों और पैदल उसके साथ अदालत की ओर निकले। सोहन लाठी के सहारे चल रहा था, लेकिन उसके कदम डगमगाने के बावजूद पीछे नहीं हटे। रास्ते में लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, ये है सच्चाई की ताकत। इतना घायल होकर भी अदालत जा रहा है। अदालत में दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। मोहन के चेहरे पर नकली आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में डर छिपा नहीं था। सोहन को जब जज के सामने लाया गया तो उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। जज ने कठोर स्वर में पूछा, सोहन, तुम्हें ऐसी हालत किसने पहुंचाई? सोहन ने दर्द से कांपती आवाज में कहा, माननीय, मुझे मारने की कोशिश की गई ताकि मैं यहां न आ सकूं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि सच को रोकने के लिए चाहे कितनी भी ताकत लगाई जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पूरा कमरा खामोश हो गया। तभी अचानक अदालत में हलचल हुई। 3 गांव वाले खड़े हो गए। पहला बोला, माननीय, हमने कल रात सोहन के घर पर हमला होते देखा था। हमलावर रघुनंदन और उसके साथी थे। दूसरा बोला, हमने उन्हें भागते हुए देखा। यह सब मोहन के कहने पर हुआ है। जज ने तुरंत नोटिस लिया। मोहन के वकील ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन गवाहों की गवाही ने सबको हिला दिया। उस समय अदालत की खिड़की पर वही चिड़िया आकर बैठ गई। उसकी हल्की चहचहाहट सोहन के कानों में गूंजी। देखा, बेटा, जब तू सच पर अडिग रहता है, तो मदद अपने आप आ जाती है। डर कभी जीत नहीं सकता। सोहन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी थी। गवाहों की गवाही सुनकर मोहन का चेहरा लाल हो गया।
उसने सोचा, ये लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैंने इन्हें हमेशा साथ दिया था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी हार तय है। जज ने सोहन से आखिरी सवाल किया, तुम अदालत से क्या चाहते हो? सोहन ने शांत स्वर में कहा, माननीय, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। जो हिस्सा मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ा था, वही चाहिए। मुझे अपने भाई से नफरत नहीं, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई की गूंज थी। अदालत में माहौल भारी था। गवाहों की बातें सुनकर जज ने कड़े स्वर में मोहन से पूछा, मोहन, क्या यह सच है कि तुमने अपने भाई को अदालत पहुंचने से रोकने के लिए हमला करवाया? मोहन का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने पहले इनकार किया, लेकिन गवाहों के शब्दों और सोहन की हालत देखकर उसकी झूठी बातें टिक नहीं पाईं। जज ने जमीन के कागज देखे। सोहन के पास असली दस्तावेज थे, जिन पर पिता की साफ लिखावट और सरकारी मुहर मौजूद थी। वहीं मोहन के पास नकली कागज थे। जब सरकारी कर्मचारी ने उनकी जांच की तो तुरंत बोला, माननीय, ये कागज पूरी तरह जाली हैं। पूरा हॉल हिल गया। मोहन के घुटने कांपने लगे। अदालत में खड़े होकर उसने बेमन से कहा, हाँ, ये सच है। मैंने लालच में अंधा होकर सब किया। मैंने अपने ही भाई को धोखा दिया, उस पर हमला करवाया। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जज ने कठोर स्वर में आदेश दिया, जमीन का आधा हिस्सा सोहन को मिलेगा। मोहन पर धोखाधड़ी और जानलेवा हमले की साजिश का मुकदमा चलेगा। रघुनंदन और उसके साथी तुरंत गिरफ्तार किए जाए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सच की जीत हो चुकी थी। जब अदालत से बाहर निकले, सोहन लहूलुहान शरीर के बावजूद मुस्कराया। तभी वही चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसने मधुर स्वर में कहा, याद रखो, बेटा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं। रिश्ते तब टूटते हैं जब भरोसा टूटता है। बड़ा भाई तभी सच्चा भाई कहलाता है जब वह छोटे का सहारा बने, न कि उसका दुश्मन। सोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसा धोखा किसी और भाई को न झेलना पड़े। गांव वालों ने इस घटना से बड़ी सीख ली। वे कहते, संपत्ति इंसान की मदद कर सकती है, लेकिन लालच अगर दिल में उतर जाए तो भाई भाई को दुश्मन बना देती है। असली दौलत तो प्यार और विश्वास है। सोहन ने सच और धैर्य के सहारे अपना हक पाया, जबकि मोहन लालच और धोखे की राह चुनकर सब कुछ खो बैठा। चिड़िया ने सही कहा था, संपत्ति भाईचारे से बड़ी नहीं होती। धोखा हमेशा हारता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। दोस्तों, आपने देखा कैसे लालच इंसान को अंधा कर देता है। मोहन ने अपने छोटे भाई सोहन को धोखा दिया, उसे चोट पहुंचाई, उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। लेकिन सच हमेशा सच होता है, और अदालत में सबके सामने मोहन की असलियत खुल गई। सोहन घायल होने के बावजूद सच की राह पर डटा रहा, और अंत में न्याय उसी के पक्ष में गया। चिड़िया ने सही कहा था, संपत्ति असली दौलत नहीं है। असली दौलत है भाईचारा, विश्वास और प्यार। मोहन का लालच उसे अकेला कर गया, और सोहन का धैर्य व सच्चाई उसे सम्मान दिला गई। कभी भी संपत्ति के लिए रिश्तों का खून मत कीजिए। जमीन जायदाद खत्म हो सकती है, लेकिन भाईचारा और प्यार ही जीवन भर साथ रहते हैं। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि अगली प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।